हेलो बच्चों, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मैग्नीज, निकिल और जिंक के E0 मान अपेक्षा से अधिक ऋणात्मक क्यों होते हैं? ऋणात्मक होने का मतलब कम होते हैं। मतलब मैग्नीज, निकिल और जिंक के जो अपचयन विभव होते हैं, जो मानक अपचयन विभव होते हैं, वो अपेक्षा से अधिक कम क्यों होते हैं? तो इसके लिए आइए देखते हैं मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा इसके लिए आपको अपचयन विभव के बारे में पता होना चाहिए। अपचयन विभव, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मैग्नीज की, तो मैग्नीज जनरली आपको मतलब मैग्नीज नॉर्मली जो होता है किसमें एग्जिस्ट करता है? 2+ में। निकिल जो होता है किसमें एग्जिस्ट करता है? 2+ में। और जिंक भी हमेशा किसमें रहता है? 2+ में। अब यानी कि अपचयन विभव की बात करें तो अगर मैग्नीज क्या करे, 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे और किसमें चला जाए? मैग्नीज में। तो अगर इस वाले रिएक्शन के लिए जितना ज्यादा इसका स्वभाव होगा मैग्नीज का 2+ का मैग्नीज में जाने के लिए, उसका अपचयन विभव उतना ज्यादा होगा। अगर ये वाली रिएक्शन बहुत ही कम रेट से जाएगी, इस रिएक्शन का रेट कम होगा, दर कम होगा, तो अपचयन विभव क्या होगा? कम होगा। तो इसका अपचयन विभव ज्यादा कम है, इसका मतलब मैग्नीज 2+ मैग्नीज में नहीं जाना चाहता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका टॉनिक विन्यास कितना होता है? 3d5 होता है। इसका टॉनिक विन्यास कितना होता है? 3d8 होता है। इसका टॉनिक विन्यास कितना होता है? 3d10 होता है। तो अगर हम बात करें 3d5 और 3d10, ये कैसे? 3d5 जो है डी कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10। लेकिन d5 और d10 क्या होता है? d5 जो होता है और d10 जो होता है, ये क्या होते हैं? d5 जो होता है, d5 जो होता है ये अर्धपूरित होता है, क्योंकि पूरे 10 आ रहे हैं, 10 का आधा कितना? 5। तो ये अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। d10 जो होता है ये पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, मतलब इससे ज्यादा आ ही नहीं सकते, पूर्ण हो गया। तो जब एक क्या होता है कि जो D5 और D10 होते हैं, D5 एंड D10 जो होते हैं, ये बाकी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे D1, D1, D2, D3, D4, बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं उनसे क्या होते हैं? ज्यादा अस्थायी होते हैं, ज्यादा अस्थायी होते हैं। ठीक है, अस्थायी होते हैं, मतलब अर्धपूरित और पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या होते हैं? ज्यादा अस्थायी होते हैं। तो इसीलिए जो 3d5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, 3d10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ये क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। तो अब ये 3d5 है, और अगर मैग्नीज 2+ का अपचयन होना है तो मैग्नीज 2+ को 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा, तो 3d5 से 3d7 में चला जाएगा, जो कि 3d7 क्या था? स्थायी नहीं होता। तो इसलिए 3d5 और 3d10 वाले जो होते हैं ये हमेशा कभी भी अपना अपचयन नहीं करवाते, इसलिए इनका अपचयन विभव जो होता है अपेक्षा से अधिक ऋणात्मक होता है। निकिल के केस में क्या होता है? निकिल का हो जाता है 3d10। अब इसका क्या होता है कि आकार छोटा होता है, आकार छोटा होता है, आकार छोटा। तो आकार छोटा होता है तो इनकी वजह से क्या होता है? इस पे नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा होता है, और आकार छोटा होने से क्या होता है? आवेश घनत्व ज्यादा होता है। आवेश आवेश घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। आवेश घनत्व ज्यादा होता है। आवेश घनत्व ज्यादा होगा मतलब अगर ये तत्व है, इस पे आवेश घनत्व ज्यादा है, तो बाहरी इलेक्ट्रॉन जो है आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऋणात्मक जो अपचयन विभव क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो इसका इन दोनों का जो अपचयन विभव हुआ ऋणात्मक, वो किसकी वजह से? अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण। अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण, मतलब जिंक और मैग्नीज का जो अपचयन विभव ऋणात्मक है, क्यों? क्योंकि इनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और निकिल का अपचयन विभव क्यों कम है? क्योंकि इसका आकार छोटा होता है और आवेश घनत्व जो होता है वो ज्यादा होता है। तो ऐसा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।